तो लास्ट क्लासेस में आप ऑपरेशंस को पढ़ चुके हो। कौन कौन से ऑपरेशन आपने देख लिए अभी तक? यूनियन ऑफ सेट देख चुके हो आप, इंटरसेक्शन ऑफ सेट देख चुके हो, है ना। डिफरेंस निकालना सीख चुके हो, तो दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं ना। और इसके बाद आपने सीखा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, है ना। ये 4 ऑपरेशन आपने देखे हैं और इन्हीं 4 ऑपरेशन के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। जब हमने उन क्वेश्चंस को किया था तो हमने कुछ रिजल्ट देखे वहाँ पर कि लाइक जैसे ए यूनियन बी किसके इक्वल आता है? बी यूनियन ए के। तो ये एक रिजल्ट बन गया, तो हमने कहा ये यूनियन की प्रॉपर्टी हो गई, एक जनरल प्रॉपर्टी हो गई। तो अगर कभी भी हमारे पास कभी भी हमें लिखना हो ए यूनियन बी को, कोई एक हम डेरिवेशन कर रहे हैं या किसी चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पर ए यूनियन बी लिखा हो तो मैं उसे अपनी तरफ से क्या लिख सकता हूँ? बी यूनियन ए। तो हम कहेंगे कि ये इसकी प्रॉपर्टीज है, या एक आइडेंटिटी जैसे आप करते हो उसी तरह से आप इन्हें आइडेंटिटी की तरह लर्न कर सकते हो। तो जैसे ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? बी यूनियन ए के। ये कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह से आप और भी कोई प्रॉपर्टी लाइक जैसे आपने यूनिवर्सल सेट का अगर यूनियन कराएं हम ए के साथ, तो उसका आंसर क्या आता है? यूनिवर्सल सेट आता है ना। तो अगर कहीं पर ये लिखा हो और आप किसी चीज़ को प्रूफ कर रहे हो तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? आंसर है यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद होंगी, तो आपको प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं या ड्राइव करने के लिए कोई आइडेंटिटी आ जाती है ना, तो वहाँ पर आप ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो ये आपको लर्न कर लेने हैं, है ना। तो इनमें से वन बाय वन हम इनको प्रूफ करके देखेंगे बाय एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की हेल्प से हम देख सकते हैं, है ना। तो पहला ले लेते हैं हम। सपोज करो आपके पास कोई एक सेट है ए सेट, छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेंगे लाइक जैसे ए बी सी, ये कोई ए सेट, और कोई एक बी सेट ले लेते हैं, वो है सपोज करिए हमारे पास बी सी डी, इस तरह से, है ना। ये 2 सेट हैं। अब मुझे इसका निकालना है, सबसे पहले मुझे ये चेक करना है क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए हमें पता है कि यूनियन कैसे निकाला जाता है। दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके लिख देते हैं। तो लिख दीजिए कंबाइन करके क्या आएगा? ए बी सी डी, ये आया ना, ऐसे ही आएगा। अच्छा, इसी तरह से आपको दूसरी वाली साइड सॉल्व कर लीजिए, तो वो क्या आएगा? बी यूनियन ए क्या आएगा वो आप चेक कर लीजिए। तो बी और ए का यूनियन कराने का मतलब बी के और ए के सारे एलिमेंट यहाँ पर लिखे जाने चाहिए। तो वो क्या क्या आएंगे? तो आंसर है ए बी सी डी, है ना। इन दोनों का यूनियन भी सेम आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ए यूनियन बी होता है वो किसके इक्वल होता है? तो आंसर है वो बी यूनियन ए के इक्वल होता है। और इस लॉ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये तो ये हमने प्रूफ करके देख लिया कि हाँ ये बात सही है बिल्कुल। तो इसका मतलब जो यूनियन ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक। तो अब आप इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि आपने प्रूफ कर लिया, एक एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करके देख लिया, शो करके दिखा दिया, तो अब आप इसको डायरेक्टली याद कर लो। तो अब मैं आगे कहीं पर इस मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ए यूनियन बी को क्या लिख दिया करूँगा? बी यूनियन ए। या मुझे ज़रूरत पड़ी बी यूनियन ए को लिखने की तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? ए यूनियन बी। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाइए। इसी तरह से और देख लेते हैं क्या ये जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने बोर्ड पर लिखी हैं ये सब ठीक हैं या नहीं हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। ए यूनियन बी का यूनियन कराना है किसी सेट सी से, तो पहले मैं एक सेट ले लेता हूँ सी सेट, वो मैंने लिया सी डी ई, ये। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, तो आप निकालिए ए यूनियन बी पहले, ठीक है ना। और या फिर हम कह सकते हैं, हाँ चलिए पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी क्या आएगा? तो आंसर है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनको कंबाइन करके लिख देंगे। तो ए यूनियन बी आया ए बी सी डी, ठीक है। अब जो आंसर आया है ए यूनियन बी का, उसका यूनियन कराना है किसके साथ? सी सेट के साथ। तो यानी कि इस चीज़ का यूनियन कराइए इसके साथ, तो क्या आएगा? तो ए यूनियन बी तो है ए बी सी डी,
इसका यूनियन कराना है किसके साथ, सी सेट के साथ, सी डी ई के साथ। तो इन दोनों के यूनियन का आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा हमारे पास ए बी सी डी ई, ये आ जाएगा। आया ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें निकालनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड निकालने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बी यूनियन सी की। तो बी यूनियन सी पहले यहाँ पर निकाल कर रख लीजिए। बी यूनियन सी का आंसर क्या आएगा, इन दोनों के एलिमेंट कंबाइन कर लिखिए, तो वो क्या आएगा, बी सी डी ई, ये आ जाएगा, है ना, इस तरह से आ जाएगा। अब इस बी यूनियन सी का आपको यूनियन कराना है किसके साथ, ए सेट के साथ। ए का यूनियन कराना है किसके आंसर के साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो ए सेट लिख लीजिए। ए सेट हमारे पास क्या है, ए बी सी, इसका यूनियन कराना है ए सेट का इसके आंसर के साथ। तो इसका आंसर ये है, तो ये लिख लेता हूँ, बी सी डी ई। ओके, ये दिखाई दे रहा है, हाँ। अब इन दोनों में यूनियन करा दीजिए, तो क्या बनेगा, ए बी सी डी ई, ये ए बी सी डी ई, इस तरह से आ जाएगा। तो आपने देखा कि ए यूनियन बी का अगर यूनियन कराते हैं सी से तो ये आंसर आता है, और अगर ए का यूनियन करा देते हैं बी यूनियन सी से तब भी यही आंसर आता है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ इक्वल आता है किसके, ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो इस लॉ को हमने क्या नाम दिया है, एसोसिएटिव लॉ। ओके, तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो अगर कहीं पर मुझे प्रूफ करते वक्त या शो करते वक्त अगर मुझे ऐसा कहीं लिखा दिखा तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा, या ऐसा लिखा हुआ दिखा तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। तो ये सेकंड वाला प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से एग्जाम्पल लेकर आप जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उनको सबको शो कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसे। और एक और ले लेते हैं, थर्ड पर आ जाइए। ए का यूनियन कराना है फाई के साथ, तो ए का यूनियन फाई के साथ करा देते हैं। देखिए, ए यूनियन फाई, तो ए सेट क्या है, ए बी सी, उसका यूनियन कराना है एम्प्टी सेट के साथ। तो एम्प्टी यूनियन का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें कंबाइन करके लिख दो। तो पहले ये वाले सेट के एलिमेंट लिख लीजिए, ए बी सी, फिर इस वाले सेट के एलिमेंट लिख लेंगे इसमें, लेकिन इस सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यही आंसर आ जाएगा। हाँ या ना, इस तरह से हो जाएगा। तो ए बी सी का यूनियन एम्प्टी सेट से कराने पर क्या आंसर आता है, ए बी सी। और ये जो ए बी सी है, ये जो सेट है इसका क्या नाम है, तो आंसर है इसका नाम है ए सेट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी ए का यूनियन कराते हैं एम्प्टी सेट के साथ तो उसका आंसर किसके इक्वल आता है, ए सेट के साथ, ए सेट के इक्वल आ जाता है। तो ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखो और इसको कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। सो व्हाट इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आंसर इज ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल्स टू ऑलवेज ए सेट, है ना। सेट ए के इक्वल आता है क्या, ए यूनियन एम्प्टी सेट या फाई। ठीक है, तो अगर कहीं पर ए यूनियन फाई मुझे लिखा दिखा और मैं अगर आपको कोई सेट चैप्टर में डेरिवेशन करा रहा हूँ, है ना, तो आप ये बात याद रखना कि मैं उसकी जगह पर क्या लिख दिया करूँगा, ए सेट। तो उन चैप्टर वो जो वीडियो होंगे उनको समझने के लिए आपको ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट वाला है, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ वो आपको याद होनी चाहिए। तब मैं वहाँ पर जब भी कोई क्वेश्चन प्रूफ करूँगा या कोई एक डेरिवेशन करके दिखाऊँगा तो वहाँ पर मैं डायरेक्ट ये लिख दूँगा, वहाँ पर ये चीज़ मैं नहीं करके दिखाऊँगा। तो आपको जब नेक्स्ट लेक्चर देखोगे तो ये सब याद होना चाहिए आपको पहले से, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूंगा लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट तो आप आंसर दोगे ए यूनियन फाई किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल, ठीक है ना, ये चलता रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी भी मुझे शो करके दिखाइए कि ये बोर्ड पर ठीक लिखी है या नहीं।
तो ए यूनियन ए का यूनियन कराना है ए के साथ, ठीक है। तो ए बी सी का यूनियन ए बी सी के साथ, ये ए सेट यूनियन फिर से ए सेट। अब इन दोनों का यूनियन कराइए। तो हम जानते हैं कि यूनियन कराने का तरीका होता है कि पहले फर्स्ट सेट के एलिमेंट लिख लीजिए, फिर दूसरे सेट के एलिमेंट लिख लीजिए, बट अगर कुछ रिपीट हो रहा है तो उसे मत लिखिए। तो ए लिखा जा चुका है, बी लिखा जा चुका है, सी लिखा जा चुका है, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। एलिमेंट कंबाइन करके लिख दिए। बट ए बी सी जो सेट है इसको तो हम डिनोट करते हैं किससे, सेट ए से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन ए का आंसर ऑलवेज किसके इक्वल आता है, तो आंसर है ए यूनियन ए इक्वल होता है किसके, ए के। ये भी बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, इसको हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। इसको क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो ये लॉ भी आपको याद हो गया। तो अगर कहीं पर ये क्वांटिटी लिखी दिखी, ये बहुत ज़्यादा यूज करने वाला हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। ए यूनियन ए कहीं लिखा दिखा तो मैं उसको क्या लिख दिया करूँगा, डायरेक्टली ए लिख दिया करूँगा, ठीक है ना। ये लॉ हो गया आपका। अब इसके बाद एक और लॉ की बात कर लेते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट लॉ है हमारे पास यूनिवर्सल सेट का यूनियन कराएं ए के साथ, तो यूनिवर्सल सेट आना चाहिए। तो सपोज करिए ये कोई सेट है ए और इसके लिए यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई, ऐसा ये मैंने माना, ओके। अब यूनिवर्सल सेट जो है मेरे पास उसका यूनियन कराना है मुझे किसके साथ, ए सेट के साथ। तो कराइए इन दोनों का यूनियन। तो आंसर है पहले फर्स्ट सेट के एलिमेंट लिख लेंगे, है ना, फिर दूसरे सेट के एलिमेंट लिख लेंगे, बट जो रिपीट हो रहे हैं उनको दोबारा से नहीं लिखेंगे। तो ए लिख चुके, बी लिख चुके, सी लिख चुके, अब डी लिखेंगे और ई लिखेंगे, ठीक है। तो ये इस सेट का यू का यूनियन आ गया ए सेट के साथ, ये आंसर आ गया। बट ये जो सेट है ये हमने किससे डिनोट किया है, तो आंसर है हमने तो इसको यूनिवर्सल सेट बनाया था। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसके साथ, ए सेट के साथ क्या आता है, तो आंसर है यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए सेट के साथ कराएं तो वो क्या आएगा, यूनिवर्सल, क्योंकि ऑलवेज ए जो होगा वो सबसेट ही रहा होगा यूनिवर्सल सेट का, है ना। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन कराएंगे तो ऑफकोर्स क्या आने वाला है, यूनिवर्सल सेट। तो ये आपकी हो गई फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो बोर्ड पर जितनी भी प्रॉपर्टी ये लिखी हैं अब आपको टिप्स पर होनी चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए ये। तो पहला है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, बी यूनियन ए के, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है वो है एसोसिएटिव लॉ। इसमें ए यूनियन बी का यूनियन कराएं सी के साथ, या अगर हम ए का यूनियन कराएं बी यूनियन सी के साथ, वो दोनों इक्वल बातें होती हैं, ठीक है। तीसरी जो प्रॉपर्टी आपके पास आनी चाहिए वो ये कि अगर आप ए का यूनियन कराएं फाई के साथ यानी एम्प्टी सेट के साथ, तो उसका आंसर ए के इक्वल ही आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपको याद होनी चाहिए, वो है ए यूनियन ए कराएं तो आंसर ए ही आएगा, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ कराएं तो आंसर क्या आता है, यूनिवर्सल सेट। तो ये प्रॉपर्टी आपको सब लर्न करनी है, याद रखनी है। और इनको प्रूफ करने के दूसरा भी तरीका हो सकता है, ये तो मैं एग्जाम्पल लेकर दिखा रहा हूँ आपको। इसको थियोरेटिकली भी आप लिखकर प्रूफ कर सकते हो, एज अ थ्योरम बनाता है ना। तो जिस तरह से आपने यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी देखी है, इसी तरह से आप इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए भी कुछ प्रॉपर्टी देख सकते हैं। जैसे सपोज करिए फर्स्ट वाला ही जैसे देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन है वो भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे यूनियन में आपने देखा था कि ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के, इसी तरह से इंटरसेक्शन वाला भी जो होता है वो भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मीनिंग ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, बी इंटरसेक्शन ए के। तो इसको भी आप एग्जाम्पल लेकर शो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, कोई एक सेट मान लेता हूँ, वो है सपोज करिए 1 2 3, ये मैंने लेट कर लिया। और एक और सेट लेट कर लीजिए आप, वो ले लीजिए 2 3 4, है ना, इस तरह से। तो
मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, इसको प्रूफ करना है मुझे या शो करना है मुझे। तो A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा? तो आंसर है A इंटरसेक्शन B इक्वल होगा 2 और 3, ये दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो जो भी कॉमन एलिमेंट है वो लिख लीजिए, ये आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ले लीजिए B इंटरसेक्शन A, तो B और A में क्या कॉमन है? तो आंसर है वंस अगेन फिर से 2 और 3 कॉमन है, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होता होगा? B इंटरसेक्शन A के। तो जैसे यूनियन फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को, इसी तरह से इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो अगर कभी भी प्रूफ करते वक्त, कोई भी ड्राइव करते वक्त, कोई भी क्वेश्चन करते वक्त अगर आपको ज़रूरत पड़ी A इंटरसेक्शन B को लिखने की, तो आप उसे क्या लिख सकते हैं? B इंटरसेक्शन A, या वाइस वर्सा आप B इंटरसेक्शन A को क्या लिख सकते हैं? A इंटरसेक्शन B। ठीक है ना, ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो और अगर आप चाहो तो इनको एग्जाम्पल ना लेकर थ्योरेटिकली प्रूफ भी कर सकते हो। तो उसमें आप बस इसी तरह से लिख सकते हो कि जो एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इन A एंड B जो भी कॉमन होगा, सपोज करो कोई X एलिमेंट कॉमन है, तो ऑफ कोर्स वो B और A में जब कॉमन निकाला जाएगा तो उसमें भी कॉमन ही होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा? B इंटरसेक्शन A के। तो अगर आपको प्रूफ करके लिखना है तो थियोरेटिकली आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका है समझने के लिए कि हम इनको कुछ एग्जाम्पल्स लेकर समझाएं, है ना। तो मैं वही एग्जाम्पल लेकर ही समझा रहा हूँ आपको यहाँ पर। जैसे सेकंड वाला जो प्रॉपर्टी है उसको समझने के लिए लेट कर लेते हैं। सपोज करिए कोई एक सेट है हमारे पास 1 2 3 और B एक सेट है 2 3 4 और C और एक सेट ले लीजिए 3 4 5। इस तरह से ये ABC सेट के लिए एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ करके दिखाइए, शो करके दिखाइए, है ना। तो पहले तो निकाल लेते हैं A इंटरसेक्शन B, है ना, और उसका जो भी आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन कराना है C के साथ, उसका इंटरसेक्शन हम C सेट के साथ करा देंगे। तो पहले A इंटरसेक्शन B लिखिए यहाँ पर। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? तो आंसर है इन दोनों में कॉमन है 2 3। ये मैंने क्या निकाल दिया? A इंटरसेक्शन B। इसका इंटरसेक्शन मुझे किसके साथ चाहिए? C सेट के साथ। तो C सेट लिख लीजिए यहाँ पर 3 4 5, है ना। तो ये हो गया A इंटरसेक्शन B। इसका इंटरसेक्शन मुझे चाहिए C सेट के साथ। अब इनमें देख लीजिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो आंसर हाँ 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 3। अब एक और ले लीजिए, राइट हैंड साइड ले लीजिए। तो इसमें A का इंटरसेक्शन मुझे कराना है किससे? B इंटरसेक्शन C से। तो पहले आप A सेट लिख लीजिए यहाँ पर 1 2 3। उसका आपको इंटरसेक्शन कराना होगा किससे? B और C का जो भी इंटरसेक्शन है। तो B और C का इंटरसेक्शन का आंसर कितना आता है? 3 4। तो वो यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे। तो ये लिखा हुआ है सेट A इंटरसेक्शन और ये लिखा हुआ है B इंटरसेक्शन C। अब इनका इंटरसेक्शन जब आप कराओगे तो आप देखोगे कि इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3, है ना, 3 कॉमन आ रहा है। तो आपने देखा कि A इंटरसेक्शन B का अगर हम इंटरसेक्शन कराएं C से या B इंटरसेक्शन के आंसर को A से इंटरसेक्ट करा दें तो दोनों का आंसर कैसा आता है? सेम आता है। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन है वो भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे यूनियन करता था इसी तरह से इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो आप बस इसको ऐसे याद रखो कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी ये A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन E। कम्यूटेटिव आप समझते हो, इसी तरह से एसोसिएटिव को फॉलो करता है। तो आप इनके नाम से इनको याद कर लो, ये तो अपने आप से समझ आ जाता है, है ना। तो इसके बाद और जो दूसरी प्रॉपर्टी है उनको भी प्रूफ कर लेते हैं। A और B दो सेट लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, करिए। फाई इंटरसेक्शन A कराना है, इस सेट की बात कर लेते हैं अभी सिर्फ। फाई का अगर इंटरसेक्शन कराएं A सेट के साथ तो क्या आएगा आंसर? 1 2 3 ही आ जाएगा। क्यों? फाई इंटरसेक्शन 1 2 3 सेट A, है ना।
तो आप देखोगे इसका आंसर क्या आएगा। तो फाई का मतलब हो गया एम्प्टी सेट, इसका मतलब हो गया 1 2 3, है ना। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या रहा होगा, तो आंसर है इन दोनों में तो कॉमन कुछ भी नहीं है, इसलिए आंसर क्या आएगा फाई। फाई का इंटरसेक्शन किससे कराना था, ए सेट से। फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट हैं, तो दोनों में कुछ कॉमन क्या आएगा, तो आंसर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसलिए आंसर क्या आएगा फाई। और इस जो लॉ को हम कहते हैं वो है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, ठीक है ना, ये आप याद रख लीजिए। जैसे यूनियन में जो होता था, यूनियन में बताइए क्या होता था, तो यूनियन में फाई यूनियन अगर हम ए कराते थे तो उसका आंसर ए आता है ना, लेकिन इंटरसेक्शन के केस में आंसर क्या आता है, फाई आता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर आप आ जाइए, नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन कराना है ए सेट के साथ। तो एक यूनिवर्सल सेट मान लीजिए आप पहले तो 1 2 3 4 5, है ना, ये यूनिवर्सल सेट है ए और बी सेट के लिए। तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन कराऊं ए सेट के साथ तो आंसर क्या आएगा, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो यूनिवर्सल सेट और ए सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट हैं वो यहाँ लिखे जाएंगे। तो वो लिख लीजिए क्या आएगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, 1 2 3, इसमें और इसमें क्या कॉमन है 1 2 3। बट 1 2 3 सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, सेट ए से, तो इसका आंसर आ गया ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन अगर ए सेट से कराएं तो उसका आंसर क्या आता है, ए सेट, ठीक है ना। यूनियन वाले में याद करिए क्या होता है, यूनियन वाले में ये होता था कि यूनिवर्सल सेट का अगर हम यूनियन कराएं ए सेट के साथ, है ना, तो उसका आंसर यूनिवर्सल सेट आता था, है ना। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है, ए आता है। तो ये चेंज हो रहा है ऑपरेशन जो है, यूनियन के लिए कुछ और आंसर आता है, इंटरसेक्शन के लिए कुछ और आंसर आता है, तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला आता है प्यारे बच्चों वो है ए इंटरसेक्शन ए। तो ए का इंटरसेक्शन ए से करा कर देख लेते क्या आएगा। ए इंटरसेक्शन ए, तो 1 2 3 ये मैंने सेट ए लिखा, इसका इंटरसेक्शन कराना है सेट फिर से ए से, तो मैंने 2 बार ए सेट लिख लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है 1 2 3, बट 1 2 3 को हम किससे डिनोट करते हैं, सेट ए से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए इंटरसेक्शन ए अगर कराया जाए तो उसका आंसर क्या आता है, सेट ए। और इसको हम क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो आइडेम्पोटेंट लॉ दोनों केस में, यूनियन वाले में और इंटरसेक्शन वाले में सेम ही आया। आपने देखा ए यूनियन ए कराएं तो आंसर ए आता है, ए इंटरसेक्शन ए कराएं तब भी आंसर ए आता है ना। तो ये आपके पास आंसर आ गया आइडेम्पोटेंट लॉ का। अब इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट लॉ वो देख लेते हैं क्या है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है इंटरसेक्शन, तो कैसे फॉलो करता है उसको देख लीजिए आप। लेट कर लीजिए ये ए सेट है, ये बी है और ये सी सेट ले लेते हैं। कोई सी सेट है हमारे पास 3 4 5, ए बी सी ये 3 सेट है। इसको प्रूफ करके दिखाइए, शो करके दिखाइए, है ना। तो इसको शो कर देते हैं। ए का इंटरसेक्शन किससे कराना है, बी यूनियन सी से। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है या नहीं करता है। तो पहले ए लिख लेते हैं 1 2 3, इसका इंटरसेक्शन कराना है किससे, बी यूनियन सी से। तो बी यूनियन सी करा दीजिए 2 3 4 एंड 5, इन दोनों के एलिमेंट कंबाइन करके लिख दिए, है ना। अब ए का इस चीज का इंटरसेक्शन कराना है इससे, तो ये लिखा हुआ है सेट ए और ये लिखा हुआ है बी यूनियन सी, इनका इंटरसेक्शन कराइए। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि जो इन दोनों में कॉमन हो, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 और 3, ये ठीक है। ये एक आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब ले लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी और उसका यूनियन किसके इक्वल, ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। कराइए, ए इंटरसेक्शन बी लिखिए यहाँ पर। तो ए और बी में क्या कॉमन आता है वो लिखिए 2 3, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी।
इसका यूनियन करा रहा है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए और सी में देख लीजिए क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन आएगा 3, ठीक है ना। अब ए इंटरसेक्शन बी लिख लिया, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लिख लिया। अब इन दोनों का यूनियन करा दीजिए तो क्या आंसर आएगा 2 3, ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर ए का इंटरसेक्शन हो रहा हो किससे, बी यूनियन सी से, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ए का इंटरसेक्शन आप बी से कराओगे, फिर यूनियन का साइन, फिर ए इंटरसेक्शन सी कराओगे, इस तरह से होगा। तो ये हो गई आपकी इंटरसेक्शन की सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो यूनियन में और इंटरसेक्शन में जो जो प्रॉपर्टी सिमिलर हैं वो मैं आपको एक बार देख देता हूँ कौन कौन सी हैं। एक तो कम्यूटेटिव दोनों ही फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव फॉलो करते हैं, और ये आइडेम्पोटेंट लॉ दोनों के लिए सेम ही होता है ना। तो ये 3 प्रॉपर्टी तो आपने देख ली, बिल्कुल सेम चलती हैं। इन दोनों के आंसर चेंज मिलते हैं दोनों में, है ना। ए अगर फाई का यूनियन कराएं ए के साथ, है ना, तो वो तो ए ही आता है, बट इंटरसेक्शन कराएं तो फाई आता है। यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन कराएं ए के साथ तो इसका आंसर ए आता है, बट अगर मैंने यहाँ पर यूनियन कराया होता तो यूनिवर्सल सेट आंसर आता। तो इस तरह से आप इनकी प्रॉपर्टी को थोड़ा लर्न करने की कोशिश करिए, जिससे कि आगे बार बार इस तरह के एग्जाम्पल करके ना दिखाने पड़े, आपको खुद से भी ना करने पड़े, डायरेक्टली याद होनी चाहिए ये। और अगर आपको ये याद होगी तो जो हम क्लास 11th का लास्ट चैप्टर करेंगे प्रोबेबिलिटी, उसमें ये बहुत काम आने वाले हैं, इस तरह के लॉ बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो इनको याद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेशन हमने पढ़ा था और लास्ट ऑपरेशन हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, है ना। इनकी भी कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के। इस बात का क्या मतलब है, देखिए लेट किया मैंने कोई एक सेट है मेरे पास 1 2 3, है ना, और कोई एक यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ओके। और अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, चलिए। तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए सेट लिख लीजिए पहले 1 2 3, उसका यूनियन करा देना किससे, ए के कॉम्प्लीमेंट से। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इसे यूनिवर्सल में से माइनस करना, है ना। तो यूनिवर्सल में से माइनस करने का मीनिंग क्या हो गया कि यूनिवर्सल के ऐसे एलिमेंट जो यहाँ पर नहीं है। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि यूनिवर्सल सेट में से ए को छोड़कर बाकी सब कुछ, है ना। तो ए को छोड़ दो, बाकी सब कुछ क्या क्या बचा, 4 और 5, ठीक है ना। डिफरेंस के लिए भी मैंने आपको एक टर्म बताया है कि अगर a माइनस बी निकालना हो तो आप क्या सोचते हो, a के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट के लिए भी मैंने आपको बोला है कि अगर आपको a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप क्या सोचोगे कि a को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में बाकी सब कुछ, ऐसे सोचना है ना। तो ये आंसर आ गया। अब इन दोनों का यूनियन करा दीजिए आप। तो इन दोनों का जब आप यूनियन कराओगे तो वो आएगा 1 2 3 4 5, इस तरह से आ जाएगा। बट 1 2 3 4 5 तो आपने मुझे बताया था कि ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का यूनियन अगर ए के कॉम्प्लीमेंट से कराया जाए तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल, यूनिवर्सल सेट के इक्वल, ठीक है ना। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी आपकी। अब इसके बाद आ जाते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। पहले ए सेट लिखिए 1 2 3, और इसका हम इंटरसेक्शन कराएंगे ए के कॉम्प्लीमेंट से। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया ए सेट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में से बाकी सब कुछ। तो वो क्या आएगा 4 5, ठीक है ना। अब इन दोनों में कॉमन निकालिए क्या है, इंटरसेक्शन निकालना है ना। तो इन दोनों में क्या कॉमन है ये निकाल लीजिए।
तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा 5, है ना। तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 5 होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो इसको भी हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो दो लॉ हमें याद हो गए। पहला तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट 5 के इक्वल होता है। तो ये हम बहुत यूज करने वाले हैं, इसका याद रखना, है ना। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना उसमें क्या होगा, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होने वाली हैं, क्योंकि उसमें मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको, जो भी यूनियन और इंटरसेक्शन सेट्स की जो भी प्रैक्टिकल डेली लाइफ में या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज होंगे। इसी तरह से एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला लॉ सेट्स चैप्टर में, एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला लॉ जो होता है वो है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है उसको भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेंगे। बी एक सेट ले लीजिए 2 3 4 ऐसे, है ना। और डी मॉर्गन लॉ को शो करके दिखाता हूँ आपको। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले निकालना है ए यूनियन बी और जो आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलाऊँ, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालिए, क्या आएगा 1 2 3 4, है ना। ये तो आ गया पहले बच्चों ए यूनियन बी। अब इसका मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा लीजिए, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा लिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, तो इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि जो भी आप यूनिवर्सल सेट लेकर चल रहे हो उसमें से इसको छोड़कर बाकी सब कुछ, तो यूनिवर्सल सेट मैंने 1 2 3 4 5 लिया है, तो इसको छोड़ दें, तो अगर इसको हटा दें तो क्या बच जाएगा वहाँ पर सिर्फ 5, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 5 ये। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मेरा एक आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब आ जाइए राइट हैंड साइड पर। तो ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कराना है बी के कॉम्प्लीमेंट से, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में ए को छोड़कर बाकी सब कुछ, तो वो क्या आएगा 4 और 5, है ना। इसका इंटरसेक्शन कराना होगा हमें किससे, बी के कॉम्प्लीमेंट से। तो बी के कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हो गया कि यूनिवर्सल सेट में बी को छोड़कर बाकी सब कुछ, तो वो आ जाएगा 1 और 5, ये आ गया, ठीक। ये लिखा है ए का कॉम्प्लीमेंट, ये लिखा है बी का कॉम्प्लीमेंट। अब करा दीजिए इनका इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो आंसर इनका इंटरसेक्शन आएगा 5, 5 दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि आंसर क्योंकि इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये वो लॉ है जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है ना। क्लास 12th में भी, क्लास 11th में भी, आप ये समझ लो। और ये इसकी ज़रूरत तो आपको पड़ेगी पड़ेगी, अगर आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ोगे, सेट्स चैप्टर पढ़ोगे, रिलेशन फंक्शंस को पढ़ोगे, आपको ये लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो आप रट लो बिल्कुल अच्छे से, है ना। इसके बाद नेक्स्ट और देख लेते हैं क्या है। डी मॉर्गन लॉ का एक और पार्ट देख लीजिए आप, ये भी डी मॉर्गन लॉ है, और इसके बाद जो नेक्स्ट लिखा हुआ है ये भी डी मॉर्गन लॉ है। ये यूनियन के लिए था, यूनियन जब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कराते हैं तो दोनों पर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है और बीच में साइन उल्टा हो जाता है, यूनियन की जगह क्या आ जाता है इंटरसेक्शन। बट अगर यहाँ इंटरसेक्शन हो तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ चलती है, दोनों पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो अगर इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन आ जाएगा, और यूनियन होगा तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ये भी करके देख लेते हैं कि ये सही लिखा है या नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए आप। तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा 2 और 3, ये दोनों में कॉमन है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए आप, क्या आएगा बताइए मुझे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, इसको यूनिवर्सल सेट में इसको छोड़कर बाकी सब कुछ, तो बाकी सब कुछ क्या है 1 4 5, ये आ गया, ठीक। अब इसकी ले लीजिए राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन किसके साथ, बी के कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट बताइए क्या आएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट में इसको छोड़कर बाकी सब कुछ, तो ये लिख लिया मैंने 4 5।
इसका यूनियन कराएंगे बी के कॉम्प्लीमेंट से। बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया इसको छोड़कर बाकी सब कुछ यूनिवर्सल सेट में से, तो ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन करा दीजिए। तो इनका जब आप यूनियन कराओगे तो इसका आंसर आएगा 1, 4 एंड 5। तो आप देख रहे हो दोनों का आंसर कैसा आया, सेम आया। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज ऑल्सो डे मॉर्गन लॉ। ठीक है, तो ये हो गए प्यारे बच्चों एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कौन सा वाला लॉ है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंशन। 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना। तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। तो ए के कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में से बाकी सब कुछ, तो वो आएगा 4 एंड 5। आया ना, ऐसा ही आएगा। और इसके बाद इस पर भी क्या चल रहा है अभी कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो अभी आपने लिखा यहाँ पर, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट चल रहा तो कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। अब इस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, तो आंसर है इसको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में से बाकी सब कुछ, तो 4 और 5 छोड़ दो तो क्या बचेगा 1, 2, 3, ये आंसर आ जाएगा। बट 1, 2, 3 तो आपने मुझे बताया है कि किससे डिनोट किया जाना चाहिए, ए से, तो ये आ जाएगा ए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए के कॉम्प्लीमेंट का भी अगर कॉम्प्लीमेंट निकालें तो फिर से वही सेट मिल जाता है, सेट ए, और इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंशन, है ना। तो ये वाला टर्म भी याद रखो, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कराएं, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करा दें तो फिर से वही सेट मिल जाता है। तो ये प्रॉपर्टी भी हम यूज करेंगे बार बार, कॉम्पिटिशन लेवल के जब क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज करूँगा इसको, है ना। तो ये भी याद कर लेना। इसके बाद लॉ ऑफ एम्प्टी सेट की बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट की अगर हम बात करें तो फाई का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल। यस, हाँ होना ही चाहिए। क्यों, फाई के कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या हो गया, फाई का मतलब हो गया कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट, नो एलिमेंट, है ना, नो एलिमेंट। नो एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आंसर है नो एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए ऑल एलिमेंट, है ना, ऑल एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। ऑल एलिमेंट इन यू का मतलब यू के अगर सारे एलिमेंट लिखे होंगे तो वो क्या रहा होगा, यूनिवर्सल सेट ही रहा होगा, है ना। इस समझाने के लिए मैं ऐसे लिख दिया है आपको एग्जाम में ऐसे लिख कर नहीं आना, ये जस्ट डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखनी है कि कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट क्या होता होगा, तो आंसर है सब कुछ, है नहीं, कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट क्या, सब कुछ। तो सब कुछ क्या होता है, तो ये सब कुछ, तो ये सब कुछ है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें ये तो नहीं आ रहा। क्या ये सब कुछ है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें ये सारे एलिमेंट नहीं आ रहे। तो सब कुछ कौन सा वाला है, ये वाला, क्योंकि इसमें ये वाले भी आ रहे हैं और ये वाले भी आ रहे हैं। तो यानी कि यूनिवर्सल सेट सब कुछ कहलाता है। तो कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट क्या, सब कुछ, यानी कि यूनिवर्सल सेट। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी आ गई आपके पास, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, है ना। और दूसरा भी आप बड़े आसानी समझ जाते हो कि अगर सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट कराएंगे, सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट करा देंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, कुछ नहीं, है ना। कुछ नहीं मतलब एम्प्टी सेट। मैं जब कहता हूँ कुछ नहीं तो मतलब एम्प्टी सेट, जब मैं कहता हूँ सब कुछ तो मतलब यूनिवर्सल सेट। तो बिल्कुल आसान होता है, अगर कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट कराओगे तो क्या आएगा, सब कुछ, और सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट कराओगे तो आएगा कुछ नहीं। बस बिल्कुल आसान है। तो ये इस तरह से चलेगा। तो ये सारे लॉ आप याद कर लोगे, अगर ये याद कर लोगे तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको अच्छे क्वेश्चंस को समझाना। एनसीईआरटी के अलावा जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे जब मैं उनको समझाऊंगा, अगर आपको ये याद होंगे तो थोड़ा मेरे लिए आसान होगा आपको एक्सप्लेन कर पाना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें जो भी यूनियन और इंटरसेक्शन सेट की जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उनको पहले तो कुछ फॉर्मूले ड्राइव करके दिखाऊंगा आपको, और फिर मैं करूंगा एक्सरसाइज 1.1
कौन सी है 1.6 है ना, वो करेंगे। इससे पहले एक चीज़ और भी है इसमें, 1.5 का एक क्वेश्चन और है, 7th क्वेश्चन, वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो अब आप क्योंकि इतने सारे टर्म समझ गए हो तो आप उनके आंसर बड़े आसानी से दे सकते हो। चलिए वो दिखाता हूँ। तो ये है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्योंकि ये मैंने आपको सब अभी करके दिखा दिए हैं कि जैसे ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आना चाहिए, यूनिवर्सल सेट आएगा, है ना। ये मैंने आपको करके दिखाया है। अगर आप याद नहीं है तो आप फटाफट से इसको ऐसे लिख सकते हो कि सपोज करो ए है मेरे पास, ए बी यूनिवर्सल सेट आप मान लो कुछ ए बी सी, है ना। तो ए का यूनियन कराओ ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ए क्या होगा, ए बी, और इसका यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि ए को छोड़कर बाकी सब कुछ यूनिवर्सल सेट में, तो ये आ जाएगा। दोनों का अगर यूनियन कराओगे तो क्या आएगा, ए बी सी, है ना। ये ए सेट लिख लिया, यूनियन ये ए का कॉम्प्लीमेंट लिख लिया, दोनों का हमने यूनियन करा है तो ये आंसर आया। बट इसको क्या कहते हैं हम, ये हमने डिनोट किया है यूनिवर्सल सेट से, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा। और ये भी बिल्कुल आसान हो गया। फाई का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, सब कुछ। सब कुछ मतलब यूनिवर्सल सेट, और उसका इंटरसेक्शन कराना है किसके साथ, ए के साथ। अब यूनिवर्सल सेट और ए सेट का इंटरसेक्शन कराइए, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आंसर है इन दोनों में ए भी कॉमन है। तो अगर आप ए और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन कराएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ए बी। और ए बी का मतलब कौन सा वाला सेट, ए सेट। तो इसका मतलब हो गया कि इसका आंसर में क्या आना चाहिए, ए। तो फिर से कैसे किया, कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट सब कुछ, और सब कुछ का इंटरसेक्शन कराएंगे ए से, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए सेट। ये इसी तरह से इसको भी कर सकते हो आप, जैसे कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हो गया। तो आंसर है कि अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए बी नहीं, ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा सी। और अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालें तो आंसर क्या आएगा, तो ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 5। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है ये। इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से ये कर सकते हो आप, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट अगर हम करें तो आंसर क्या आता है, कुछ नहीं। और कुछ नहीं का इंटरसेक्शन ए के साथ कराएं, कुछ नहीं का इंटरसेक्शन ए के साथ कराएं तो आंसर क्या आएगा, कुछ नहीं। मतलब दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं होगा। एक ए सेट का अगर हम एम्प्टी सेट के साथ कॉमन देखें तो इसमें तो कोई एलिमेंट लिखा ही नहीं होगा, और इसमें लिखा होगा, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा होगा, कुछ नहीं। तो आंसर क्या आएगा, 5। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन हो गए।